नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये पावर पैक शो लेकर, जहां हम आपको बताते हैं आत्मनिर्भर होते हुए भारत की कुछ श्रेष्ठ और नवीनतम कहानियां। मैं हूं आंचल गुलाटी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। भावना, सुप्रभात। सुप्रभात आंचल। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। और नया सवेरा 1 घंटे का ये पावर पैक शो है जहां हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। साथ ही दिन में क्या गतिविधियां रहने वाली है उससे भी आपको कराते हैं रूबरू। साथ ही समाचार पत्रों में कौन सी आज विभिन्न क्षेत्रों की खबरें प्रकाशित हुई हैं वो भी जानकारी हम आपको देते हैं। साथ ही खेल जगत में क्या चल रहा है स्पोर्ट्स ट्रैक में उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तकनीकी दुनिया में भी आपको लेकर चलते। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। आज एक ही दिन श्री कृष्ण और श्री राम की आराधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के उडुपी में कृष्ण मठ मंदिर में स्वर्ण तीर्थ मंडप का करेंगे शुभारंभ, तो वहीं गोवा में श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा अनावरण। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आज से डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नक्सलवाद के अलावा नए जमाने के खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा आयामों पर होगा मंथन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिलेगा तृणमूल का डेलीगेशन। 5 की बजाय 10 नेताओं को भेजने पर अड़ी टीएमसी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के सवाल पर पुतिन का बड़ा बयान। भविष्य के समझौते का आधार बन सकती है अमेरिकी योजना। कहा यूक्रेन भी रूसी कब्जे वाली जमीन से पीछे हटे। और गोवा में आज होगा 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी का रंगारंग समापन। स्वर्ण मयूर पुरस्कार समेत अलग अलग श्रेणियों के लिए दिए जाएंगे अवार्ड। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। पीएम उडुपी में लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। पीएम नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people they are chanting Bhagavad Gita all together. And our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनाग्रेशन होगा। हाँ, एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजी के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा। इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को
एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। तो आंचल कहीं ना कहीं कहे तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा इसको कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं और आज का भी जो दौरा है आध्यात्मिक तौर पर भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है। क्योंकि हम यहाँ पर सामूहिक गीता पाठ की बात कर रहे हैं और जिस तरह से गीता के कई ऐसे श्लोक हैं जो जीवन के गूढ़ दर्शन से आपका परिचय कराते हैं। आज भी गीता के उन तमाम श्लोकों में जो जीवन की उद्यमिता है वो शामिल है और इसका जो सामूहिक पाठ है वो आप देखेंगे कि जो अलग अलग श्रेणियों से लोग आते हैं। जब हम बात करते हैं दार्शनिकों की, वो यहाँ पर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होने वाले हैं, कई भिक्षु वहाँ पर मौजूद होंगे जिसका सामूहिक पाठ गीता का किया जाएगा, जिसमें ये श्लोक आपको कर्म करने के साथ साथ जीवन के दार्शनिक दृष्टि भी दिखाते हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों रिपोर्टर्स इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उडुपी से ज्योति और नीरज सिंह। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर बात की जाए सामूहिक पाठ जो कि गीता का यहाँ होने वाला है और प्रधानमंत्री का ये दौरा है, किस तरह से आप इतना प्रासंगिक मानते हैं? क्योंकि आज भी गीता के तमाम जो जीवन ज्ञान है वो लोगों की जीवन बदलने का मादा रखते हैं। नीरज, दौरा काफी आंचल महत्वपूर्ण है और आप देखें कि उडुपी को दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा में पैदा हुए, द्वारका में उन्होंने शासन किया और उसके बाद जो बाल रूप है वो उडुपी में भगवान श्री कृष्ण का दिखाई देता है और माधवाचार्य में बाकायदा यहाँ पर श्री कृष्ण जो मठ है वो स्थापित किया था और उस मठ के साथ साथ उसके रखरखाव के लिए या उनके संरक्षण के लिए 8 और जो मठ हैं वो स्थापित किए थे और प्रति 2 वर्ष के बाद एक एक करके मठ को जिम्मेदारी दी जाती है श्री कृष्ण मठ के संचालन की। काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी ये दौरा है क्योंकि आप देखें कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन यहाँ पर पहुंचते हैं और उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री जब उनके बीच में पहुंचेंगे और खुद गीता का जो श्लोक, गीता का जो पाठ है वो करेंगे तो अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक जबरदस्त जो उत्साह है क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने बीच में वो पाएंगे साथ में पूजा करते हुए, साथ में गीता का पाठ करते हुए। दूसरा, अगर आप देखें कि धार्मिक रूप से अगर हम इस मठ की बात करें आंचल, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद है उसका प्रतिपादन किया था और अद्वैतवाद ये कहता था कि जो आत्मा और परमात्मा है एक सीमा के बाद वो एक हो जाती है। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, या ये कहें कि आत्म व्यतिरेण अग्रहणात् आत्मे सर्वम, यानी आत्मा ही सर्वम। लेकिन माधवाचार्य ने यहाँ पर पहुंचकर द्वैत जो मत है वेदांत का उसका प्रतिपादन किया था और ये कहा था कि परमात्मा और आत्मा दोनों में अंतर है, दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ताएं हैं। तो परमात्मा असीमित सत्ता है और जो जीव आत्मा है वो सीमित सत्ता है। तो एक बड़े संख्या में जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर जो द्वैतवाद है उसका प्रतिपादन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, आप देखें कि कनक कुंडी है वो एक कवच है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही स्वर्ण जो मंडपम है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और जो गीता पाठ है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस लिहाज से धार्मिक यात्रा हम कहें प्रधानमंत्री की, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि कुरुक्षेत्र जो भगवान श्री कृष्ण से सीधे सीधे रिलेटेड है, उसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या भी गए और अब यहाँ पर उडुपी में आ रहे हैं और उसके बाद गोवा में भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित जो स्थान है उनका दौरा कर रहे हैं। तो ये धार्मिक यात्रा मील का पत्थर भी साबित होगी, खासतौर से यहाँ पर उडुपी के मठ को लेकर अगर बात करें और यहाँ के संप्रदाय उनको लेकर बात। बिल्कुल नीरज, तो धार्मिक तौर पर ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उडुपी से ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी में जा रहे हैं वो एक ऐसा मठ है जिससे बहुत पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। श्री मध्वाचार्य ने इनको स्थापित किया था, इस मठ को। किस तरीके से उडुपी का ये मठ आज सजाया गया है और उडुपी वासियों में कितना उत्साह आज नजर आ रहा है? आज प्रधानी मोदी उडुपी श्री कृष्ण क्षेत्र आने वाले हैं, तो यहाँ पे लोगों का इतना वो बहुत इंतजार कर रहे हैं प्रधानी मोदी के यहाँ आने की। जब से वो मंगलूर से यहाँ पे आएंगे, रोड शो करेंगे, तो रोड शो के लिए
प्रधानी मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पे हजारों लोग वहां पे खड़े होंगे। 1 किलोमीटर तक रोड शो भी है और उसके बाद वो मठ आएंगे। तो उडुपी ऐसा एक सजावट हुआ है, एक शादी का माहौल जैसा सजावट हुआ है। हर जगह पे विद्युत वो सब लाइटिंग तो सब है और हम यहाँ पे जो लक्ष्य कंठ वो पठन करने के लिए इतने डिवोटीज आए हैं। एक तरफ श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की झलक पाने के लिए, उसी के साथ साथ प्रधानी मोदी जी अभी अयोध्या में वहां पे ध्वज का स्थापन हुआ और यहाँ अभी अयोध्या और श्री कृष्ण मठ का एक कनेक्शन है। पेजावर श्री जी ने जो श्री राम की अयोध्या की आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के जो मंदिर के लिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं, सुबह से ही आ रहे हैं। लाखों लोग यहाँ के गीता की पठन करेंगे, लाखों लोग यहाँ पे 700 जो 18 अध्याय की 700 श्लोक वहां पठन करेंगे और प्रधानी मोदी भी यहाँ पे आकर कनक किंडी की वहां पे पुष्पार्चन करेंगे और सुवर्ण तीर्थ मंडप की अनावरण करेंगे और उसी के बाद गीता मंदिर जाएंगे। उसके बाद वो यहाँ पे स्टेज फंक्शन आएंगे, वो भी यहाँ की श्लोक पठन करेंगे लोगों के साथ। उसके बाद वो लोगों के उद्देश्य भी बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत देख रही हूँ, कल से भी बहुत लोग जमा हुए हैं, उनका रोड शो भी है। रोड शो एक झलक पाने के लिए वहां पे बैरिकेड भी लगाया हुआ है। हजारों लोग मोदी जी को देखने के लिए उत्सुक है। जैसे आपने कहा, एक श्री कृष्ण मंदिर मध्वाचार्य जी से स्थापित है, 8 मठ है, पलिमारू, अदमारू और पेजावर श्री, ऐसा 8 मठ है यहाँ पे। मध्वाचार्य जी की जो फॉलोवर्स बहुत लोग हैं यहाँ पे। और जो कनक किंडी है बहुत महत्वपूर्ण है। पुराण में उल्लेख है कि श्री कृष्ण भगवान खुद कनकदास की वो गीता सुनकर, उनकी भक्ति सुनकर वो ही मुड़ गए थे। तो हर लोग कोई भी आते हैं, कनकदास की जो किंडी है वहां से कृष्ण की दर्शन लेते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं तो पहले वो कनक किंडी के थ्रू श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। साफ तौर पर इस ऐतिहासिक पल का पूरा देश साक्षी बनेगा जब हम सामूहिक गीता पाठ को सुनते हुए देखेंगे और इस मठ की जो आध्यात्मिक महत्वता है वो अपने आप में रमणीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कर्नाटक दौरे पर रहेगा उसको हम लगातार अपने दर्शकों को इस मंच के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तो जिस तरह से गीता में कई ऐसे श्लोक हैं जो दार्शनिक दर्शन देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। यानी कि अगर श्री कृष्ण ने साफ तौर पर अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म का लोप इस धरती से होगा तब तब मैं फिर से जन्म लूंगा। और इस तरह के ऐसे कई श्लोक हैं जो आपके जीवन के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए टीवी न्यूज पर नया सत्य। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू,
व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो? पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बाद गोवा भी जाने वाले हैं। उडुपी में श्री कृष्ण की आराधना के बाद आज प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम की आराधना भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल आंचल, प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के काणकोण के पर्तगाली गांव स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तमा मठ में 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गत 25 नवंबर को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम और अब गोवा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये स्पष्ट है कि किस तरह भगवान श्री राम भारतवर्ष की एकात्मकता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। भगवान जी का यहाँ पर पूजा हो रहा है, श्री राम जी का 550 साल से। ये आज का ये मुहूर्त चल रहा है, ये 550 साल का सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पर दक्षिण की अयोध्या होगी। अपने गुरुजी श्री विद्याधीश स्वामी जी की कृपा है। मोदी जी ने ध्वज का आरोहण किया था अयोध्या में। स्वाभिमान का एक संकेत है वो, ये इधर आ रहे हैं, उनके हाथों से वो अनविल हो रहा है। हमको भी बहुत खुशी की बात है। 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति मठ के प्रवेश द्वार पर स्थापित है। हाथों में धनुष बाण धारण किए भगवान श्री राम की ये मूर्ति धर्म स्थापना और लोक कल्याण का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ राम राज्य के आदर्शों के अनुपालन के लिए आम जन को प्रेरित करती है। 77 फीट का ब्रॉन्ज का प्रभु राम का स्टैचू बना जा रहा है और ये साउथ इंडिया में सबसे बड़ा होगा और इसको भारत के शिल्पकार सबसे पद्मश्री श्री राम सुतार जी ने निर्मित किया है। एक ही हफ्ते में उत्तर में अयोध्या और हमारा पर्तगाली में उसको दक्षिण अयोध्या अभी बोला जाता है। दोनों एक ही हफ्ते में होना हमारा एक सौभाग्य का विषय है। उत्तर और दक्षिण का ये इससे बड़े मिलन अच्छा नहीं हो सकता है। श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ गोकर्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। वैष्णव मत के महान दार्शनिक और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य के अनुयायियों की परंपरा यहाँ विद्यमान है। गोवा का ये मठ सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ ये मठ अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करता है। वर्तमान में 24 पीठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वादिर स्वामी जी के नेतृत्व में इस मठ ने अभूतपूर्व प्रचार प्रसार किया है। हमारी मठ की स्थापना 1475 में नारायण तीर्थ स्वामी जी ने किया था। हम मध्व परंपरा का फॉलो करते हुए वैष्णव और 24 स्वामी जी है और हमारा मठ बहुत धार्मिक सामाजिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हमने इधर पर्तगाली में अभी रामायण उद्यान का स्थापना कर रहे हैं और बहुत बड़ा फैसिलिटी क्रिएट किया है। मठ ने हाल ही में 550 करोड़ राम नाम जाप का अभियान भी चलाया, जिसे समय रहते पूरा कर लिया गया। स्वामी जी ने किया 550 करोड़ राम नाम जप करना, लेकिन 550 दिन में, लेकिन 40 दिन पहले ही 550 पार कर दिया राम नाम जप। गोवा के मडगांव कारवार राजमार्ग पर स्थित इस मठ के अनुयायी गोवा और कर्नाटक में भी हैं। मठ की 550वीं वर्षगांठ यानी सर्ध पंचशत
महोत्सव 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लाखों भक्तों के भाग लेने की उम्मीद है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोवा में पर्तगाली गांव में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भगवान श्री राम की ये प्रतिमा लोगों के मन में राम राज्य की पुनः स्थापना की प्रेरणा तो देगी ही, साथ ही साथ विकसित भारत के संकल्प को भी और मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन गौरव गोस्वामी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, गोकर्ण मठ, पर्तगाली गांव, गोवा। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता पणजी से ही अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से सीधा रुख करेंगे अश्विनी का। अश्विनी, आज दक्षिण भारत के बाद प्रधानमंत्री गोवा आने वाले हैं और अयोध्या में जिस तरीके से जय श्री राम की गूंज गूंजी, आज यहाँ पर भी वही होने वाला है। उत्तर और दक्षिण का ये जो संगम दिख रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय दिख रहा है। और आज जब ये कांस्य प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी श्री राम की प्रतिमा कही जा रही है, जब इसका अनावरण होगा, माहौल बिल्कुल भक्ति में हो रहा होगा अभी पणजी में। चलिए अश्विनी के पास वापस जाएंगे। और साथ ही साथ जब हम बात लगातार भगवान राम की करते हैं भावना, तो वो कहते हैं ना कि भज राम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम होता है। ऐसे में उस मठ की आध्यात्मिक जो महत्वता है वो हम अश्विनी से समझेंगे। और ख़ास तौर पर भगवान श्री राम सबके हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं। और अगर साफ तौर पर देखा जाए तो आज जिस तरह से इस 77 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तो एक राम युग की शुरुआत को भी हम आज मान सकते हैं। इसका शुभारंभ होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने अभी एक ही हफ्ते में देखा कि ध्वजारोहण हुआ अयोध्या में, और जिसका एक बड़ा संदेश ये गया कि राम मंदिर का जो कार्य है वो पूरा संपन्न हो गया। और अब जब गोवा प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो अपने आप में ये यात्रा भी धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर अभूतपूर्व मानी जा रही है। एक बार फिर से अश्विनी के पास चलेंगे। अश्विनी, आप हमें ज्यादा जानकारी दे रहे थे, बताइए क्या इस समय माहौल है गोवा पणजी में, और प्रधानमंत्री के आगमन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? चलिए, अश्विनी से अभी हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा, लेकिन जिस तरीके से हमने अश्विनी की अभी रिपोर्ट देखी, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरीके से गोवा पणजी में तैयारियां की गई हैं। और गोवा पणजी भी सजकर तैयार है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल, तो आज का दिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो हम कह सकते हैं विरासत को सहेजने का दिन है। लेकिन अब खबरों का रुख मोड़ते और बढ़ते हैं आगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय DGP IGP सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है, जिसमें नागरिकों को नए जमाने के जो खतरे हैं उनसे बचाने के लिए अलग स्तर की सुरक्षा व्यवस्था अपनाने पर फोकस होगा, साथ ही चर्चा भी। वहीं वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान और AI के उपयोग जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से उसको रखा जाएगा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के लिए बीती रात ही रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वे इस सम्मेलन में होने वाले सुरक्षा संबंधी चर्चाओं में भाग लेने के लिए काफी उत्सुक हैं। आपको बता दें कि यह सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के जो प्रमुख हैं वो भी हिस्सा लेने वाले हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाली हैं। वे लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज की वर्ष 2025-26 की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रशिक्षण केंद्र में ध्यान भी करेंगी। वो 5 महिलाओं और 5 पुरुषों को ध्वज के साथ साथ कलश भी वितरित करेंगे। और उसके बाद वो भारत स्काउट एंड गाइड्स की जो हीरक जयंती है उस समारोह के समापन समारोह में भी शामिल होंगी। इसके साथ ही 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी को भी संबोधित करने वाली हैं।
आपको बता दें कि 61 वर्षों के अंतराल के बाद ये आयोजन लखनऊ में हो रहा है। विभिन्न राज्यों से लगभग 33,000 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स और मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, साथ ही सऊदी अरब सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के 1500 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आज चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 को संबोधित करने वाले हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और इस संवाद का उद्देश्य भारत की सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सुधारों पर वैश्विक विशेषज्ञों के साथ मंथन करना है। आपको बताएं कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग को भारत के रक्षा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विचार विमर्श मंचों में से एक माना जाता है। इस वर्ष का डायलॉग ऐसे समय में हो रहा है जब भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और साइबर युद्ध, साथ ही हाइब्रिड युद्ध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार तेज है। इसी सिलसिले में टीएमसी का डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। संभावना है कि इस मुलाकात में ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए हैं उस पर आयोग अपना जवाब दे सकता है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और चुनाव आयोग उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। चुनाव आयोग ने पार्टी के 5 नेताओं को आज सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया, लेकिन टीएमसी 5 के बजाय 10 प्रतिनिधियों को मीटिंग में भेजने पर अड़ी हुई है। टीएमसी के डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, कल्याण बैनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सजुदा अहमद, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक के नाम हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान टीएमसी नेताओं की चुनाव आयोग के साथ आज ये पहली बैठक होने वाली है। 2 दिन पहले बुधवार को एसआईआर का विरोध करने पर टीएमसी की शिकायतों के साथ बंगाल भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग से मिल चुका है। तो पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य में जो मृत मतदाता हैं उनकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को दी। वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1965 के अनुसार आयोग ने यूआईडीएआई, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा कार्यालयों से मृत व्यक्तियों के डेटा की जानकारी मांगी थी। उसी आधार पर यूआईडीएआई ने जानकारी चुनाव आयोग को दी है। हालांकि आधार कार्ड प्राधिकरण से प्राप्त मृत मतदाताओं के डेटा की संख्या कितनी है ये स्पष्ट नहीं है। 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी होने के बाद ये मामला स्पष्ट होगा। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, जिस तरह से टीएमसी का अड़ियल रवैया एसआईआर के मुद्दे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, ऐसे में आखिरकार किस तरह से स्थिति साफ होगी, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना हर राज्य की नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। देखिए, ये एसआईआर को लेकर टीएमसी का जो विरोध है, उस विरोध के चलते आज का जो बैठक है निर्वाचन सदन में, वो काफी अहम एक बैठक है, क्योंकि चुनाव आयोग के एकदम सीधी बात होगी टीएमसी डेलीगेशन के। तो अगर उनका इरादा साफ हो, अगर वो बात करना चाहते हैं, तो टीएमसी के जो निर्वाचन सदन के जो आधिकारिक है वो साफ तरीके से क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, उनके टीएमसी के अंदर जो एसआईआर को लेके जो उनमें मार्क है वो हटाने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि टीएमसी निर्वाचन सदन में जाके कैसा माहौल तैयार करती है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने 5 सदस्यों को मंजूरी दिया है, लेकिन टीएमसी का कहना है वो 10 सदस्यों का मंजूरी मांग रहे थे और उन्हीं 10 सदस्यों को लेके ही वो निर्वाचन सदन जाएंगे। और इस बीच सीएम ममता बनर्जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, उनका भतीजा जो तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी है अभिषेक बनर्जी, उनका भी एक हैंडल में एक पोस्ट आया था जिसमें एक अभिषेक बनर्जी साफ तरीके से कहा था कि ये हमारा इतनी बड़ी पार्टी है तो हम सिर्फ 5 क्यों, सिर्फ 10 क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने उठाया था। और ममता बनर्जी ने भी कहा कि हमारे इतने सारे एमपीज है, इतने सारे राज्यसभा के एमपीज है, हम एक रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो उनके हिसाब से क्यों हमको सिर्फ 5 दिया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव साफ है कि इसको लेके भी टीएमसी
कुछ ना कुछ इशू खड़ा करना चाहती है, उसका तो एक हिंट है, लेकिन आखिर में निर्वाचन सदन जाके वो लोग क्या स्थिति होती है वहां पे, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है जो ये आधार पे जो डिटेल्स मिला है, जो वो डेटा काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मृत वोटर्स के लेके जो एलिगेशंस है, एनुमरेशन फॉर्म में अगर किसी ने मृत वोटर का नाम डाल भी दिया है तो उसको हटाने के लिए ये जो डेटा है वो चुनाव आयोग को सहयोग करेगी। और इसके चलते 24 जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के, उसके जो जिला निर्वाचनी अधिकारी है उनको भी कहा गया है कि अगर आपको नजर में ऐसा कुछ आता है इस डेटा को लेके, इसको जांच करके कि आप देख रहे हैं कि आधार कह रहा है कि इसमें ये व्यक्ति मर चुका है, मृत व्यक्ति है, और लेकिन उसका एनुमरेशन फॉर्म आया है, तो आप तुरंत जो वो फॉर्म भरे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है उस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि डिक्लेरेशन तो कोई ना कोई दिया है, बीएलओ तो देंगे ही, और इधर से जो वोटर्स फॉर्म फिलअप किए हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनसे जवाबदेही मांगने की बात चुनाव आयोग ने किया है। अब इसके बाद अब टीएमसी क्या रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा तो लगातार हमलावर है। अलग अलग राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 12 राज्यों में एक साथ चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सुर्खियां लगातार बटोर रहा है। ऐसे में टीएमसी, राज्य सरकार अभी टीएमसी के हाथ में है, तो ऐसे में टीएमसी अब चाहती क्या है? क्या बीएलओ वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है वहां पर? भावना, देखिए, टीएमसी बीएलओ को लेकर जो मुद्दा सामने लाई है वो बीएलओ कुल मिला के यहाँ पे 80,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ्स है, तो उसमें से जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो कितने का रिप्रेजेंटेशन है, वो 80,000 में कितना परसेंटेज टीएमसी के साथ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो विरोध वहां पे मंच में जताए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हजारों के तैनात में वहां पे बीएलओ जमा हुए हैं, ऐसा नहीं है, और काम भी चल रहा है, जो एनुमरेशन फॉर्म है कहीं रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी विरोध कर रही है तो बीएलओ भी काम करना स्टॉप कर दिया है, ऐसा नहीं है। सब जगह पे बीएलओ अपने आप काम कर रहा है। डे टू डे जो एनुमरेशन प्रोसेस है, जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, वो भी 80% से ज्यादा हो चुका है। तो टीएमसी आखिर में क्या आज के बैठक के बाद क्या स्टैंड लेती है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, आज के बैठक के बाद देखना होगा कि टीएमसी रुख क्या रहता है टीएमसी का, और आगे किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में क्या वो अड़ंगा डालने की फिर से कोशिश करती है या नहीं, देखना होगा। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर बवाल सामने आ रहा है, और अब सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं इफ्फी को लेकर। तो भारत का प्रतिष्ठित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। गोवा में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होने वाला समापन समारोह सितारों से सजी एक भव्य शाम का वादा कर रहा है आपसे। देश विदेश के मीडिया संग फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। रेड कार्पेट सेगमेंट में आज खास प्रस्तुतियां रहने वाली हैं। आपको बताते हैं कौन कौन सी प्रस्तुतियां रहेंगी। तमिल फिल्म लाल सलाम को रेसिप्रोकेटिव श्रेणी में दिखाया जाएगा, जिसके लिए सुपरस्टार रजनीकांत रेड कार्पेट पर मौजूद रहेंगे। वहीं गाला प्रीमियर तेरे इश्क में रेड कार्पेट पर 4 चांद लगाएगा, जिसमें निर्देशक आनंद राय, अभिनेत्री कृति सेनन, निर्माता भूषण कुमार और शिव चन्ना शिरकत करेंगे। मौसम की क्लोजिंग फिल्म जो है वो इटली की एक फिल्म है जिसका नाम है अ यूजफुल गोस्ट, जिसका निर्देशन रजापूम बून बुचाचोके ने किया। ये फिल्म समापन समारोह की विशेष प्रस्तुति के रूप में दर्शकों को दिखाई जाएगी, उनके सामने रखी जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक महासभा है ये, जहां पर आप मिलते हैं क्रिएटिव माइंड्स के साथ और देखते हैं कि कैसे जो ये आपका 70 mm का पर्दा है वो अब बहुत मॉडिफाइड डिजिटल वर्जन में आपके साथ मौजूद है। पणजी से मौजूद है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, हमने देखा कि जो ये 56वां इफ्फी है, इसके समापन समारोह के लिए किस तरह की तैयारी गोवा में की गई है, और खास तौर पर इस बार का जो ये इफ्फी था वो किन मायनों में खास और अलग रहा अपने पिछले संस्करणों से? जी देखिए, सबसे पहले तो हम शुरुआत करें तो इसकी जो शूटिंग हुई थी वो बिल्कुल ही अलग संस्कृति, यहाँ के फोक रीजनल जो एक तरीके से पेशकश होता है वो सारा यहाँ पर गोवा के सड़कों में, पणजी की सड़कों में दिखा था।
क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग जो हुई थी वो एक बंद जगह पे, बंद ऑडिटोरियम में ना होकर सड़कों पर हुई थी। जो टैब्लोज निकले हुए थे विभिन्न राज्यों से वो यहाँ पर हुए थे। कई सारे जो फिल्म बोर्ड्स होते हैं उन्होंने भी अपनी झांकियां निकाली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो था उसका 5वां संस्करण रहा, और जिस तरीके से हम कहते हैं ना इसकी हर साल बिगर एंड बेटर बनते जा रहा है, उसी तरीके से क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो 48 घंटे की फिल्म मेकिंग चैलेंज रही। उसमें भी नए प्रतिभाओं को हमने देखा सामने आए और किस तरीके से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया, एआई का इस्तेमाल किया, वो ज्यादा अच्छा था। और इसके अलावा अगर हम फेज फिल्म बाजार की बात करें तो अमूमन फेज फिल्म बाजार में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं बड़े मेकर्स, एस्टैब्लिश फिल्म मेकर्स के लिए काफी ज्यादा मददगार होते हैं। इस वर्ष काफी सारे नए ऐसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स लाए गए जिसमें एस्टैब्लिश के साथ साथ नए फिल्म मेकर्स को काफी बड़ी धनराशि भी मिली, सॉफ्ट कैश मिला, ताकि वो अपने इस प्रतिभा को आगे लेके जा सके और साथ ही भारत को भी एक नया रिकॉग्निशन वो दिलवा सके। इसके अलावा अगर हम आज की बात कर लें तो क्लोजिंग सेरेमनी में हम जानते हैं कि 50 साल के अपने करियर को पूरा करने के लिए कई सारे एक्टर्स को, कई सारे फिल्मी हस्तियों को नवाजा जा रहा है। रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत यहाँ पर आएंगे, यहाँ दिखेंगे और उनकी फिल्म लाल सलाम रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में है वो दिखाई जाएगी। वो रेड कार्पेट में शिरकत करेंगे और साथ ही क्लोजिंग सेरेमनी में भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बालाकृष्ण जी को भी वहाँ सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हम ये भी बेताबी से वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये नाम अनाउंस किया जाएगा कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलेगा। और बाकी तो जो शाम होगी वो सितारों से भरी होगी और क्लोजिंग सेरेमनी का जो रंगारंग कार्यक्रम होगा वो बिल्कुल 5 बजे के आसपास में शुरू होगा। तो पणजी गोवा पूरी तरीके से सज्ज हो चुका है इफ्फी के समारोह। श्यामा, साफ तौर पर अलग अलग देशों की कई फिल्में हैं जिनको यहाँ पर दिखाया गया होगा इस पूरे संस्करण में, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है उसमें इटली की फिल्म प्रेजेंटेशन में रखी जाएगी। और साफ तौर पर जब हम कंटेंट को किंग मानते हैं, ऐसे में विजुअल ग्राफिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ लगातार मॉडिफिकेशंस होते हुए नजर आ रहे हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने चक्रवात दितवाहा के कारण दक्षिण भारत के शहरों को अलर्ट पर रखा है। चक्रवात दितवाहा पश्चिम बंगाल की खाड़ी में विकसित हो गया है और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी के अनुसार ये चक्रवात 1 दिसंबर तक भारत के पूर्वी तट पर भारी बारिश लेकर आएगा। वहीं दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल जो मछुआरे समुद्र में हैं उन्हें दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से दूर रहने के लिए कहा गया। तूतीकोरिन, नागापट्टिनम, कराईकल, चेन्नई और कुडालोर बंदरगाहों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में भी अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तो दक्षिण भारत के कई जो शहर हैं उसके लिए चक्रवात दितवाहा जो है वहां उधर बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ेंगे। श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद से अयोध्या नगरी श्री राम की भक्ति में झूम रही है। और आइए एक बार फिर आपको अनुभूति करवाते हैं उसी अनुभव की जो कि एक ऐतिहासिक पल था और पूरा देश उसका साक्षी बना। अयोध्या नगरी आज एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बनी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवा ध्वजारोहण विधि विधान से संपन्न हुआ। शंखनाद, मंत्रोच्चार और जय श्री राम के साथ भक्ति और उत्साह से गूंजती पूरी अयोध्या। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं बल्कि भारत की आत्मा, विश्वास और आस्था का गौरवपूर्ण उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में देश के सांस्कृतिक इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय भी जुड़ा है। सप्त मंदिर परिसर जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक समरसता का भव्य प्रतीक है।
देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सप्त मंदिर में उन महान विभूतियों को स्थान दिया गया है जो केवल भगवान राम की कथा से सिर्फ जुड़े नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और एकता के जीवंत संदेश वाहक रहे। यही समावेशी सोच ही राम राज्य की असली आत्मा है और यही समावेशी नीति आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का भी मूल मंत्र है। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने समाज के वंचित वर्ग से उठकर विश्व का सबसे महान ग्रंथ रामायण रचा। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान जन्म से नहीं, साधना से मिलता है। महर्षि वशिष्ठ धर्म, नीति और संतुलन के मार्गदर्शक, जिन्होंने श्री राम को आदर्श शासन और न्याय का मूल मंत्र दिया। महर्षि विश्वामित्र ऐशो आराम त्याग कर राजा से महर्षि बने। उन्होंने प्रेरणा दी कि तप और संकल्प से असंभव भी संभव होता है। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अगस्त्य उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक धारा को जोड़ने वाले समरसता और संतुलन के सेतु। निषाद राज सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मित्रता और समानता का परम उदाहरण, हृदय की पवित्रता को सर्वोच्च प्रमाणित किया। माता शबरी प्रेम और भक्ति का अमूल्य संदेश, जिनके जूठे बेर श्री राम ने मां के स्नेह की तरह स्वीकार किए। देवी अहिल्या श्री राम के स्पर्श से उद्धार, यह प्रमाण कि जीवन में दूसरा अवसर सदैव संभव है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान पुनर्स्थापित करने का यज्ञ नहीं है, बल्कि सबके योगदान और सबके सम्मान का इतिहास है। राम मंदिर की यात्रा भी त्याग, तपस्या और संघर्षों के साथ ही सबके साथ, सबके प्रयास और सबके संकल्प से पूरी हुई। यह मंदिर भारत के उस चरित्र का प्रतीक है जहां समरसता, समानता और एकता ही राम राज्य की आत्मा है। राम मंदिर भूतकाल का गौरव, वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा बनकर खड़ा है। यह मंदिर कहता है, जब समाज साथ चलता है तो राष्ट्र महान बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण केवल विकास का अभियान नहीं, बल्कि समरसता, समानता और सबके सम्मान का संकल्प है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers.
offers. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Click your wallet, utility bills, quick payments. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा? मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र है आज जो प्रकाशित हुए हैं दिल्ली से। आज समाचार पत्रों के अलग अलग पन्नों में कौन सी जो प्रमुख खबरें हैं प्रकाशित, वो आपको बता देते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। सबसे पहले खबर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर रहने वाले हैं। और गोवा का ये दौरा धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज 77 फीट लंबी कांसे की श्री राम जी की प्रतिमा, उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और अगर आपको इस प्रतिमा के बारे में बताएं तो ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिन्होंने डिजाइन किया था, जिस शिल्पकार ने, जिनका नाम राम सुतार है, उन्होंने भगवान श्री राम की जो अयोध्या में प्रतिमा है उन्हीं को बनाया था। उन्होंने ही इस कांसे की प्रतिमा जो श्री राम की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी श्री राम प्रतिमा मानी जा रही है, उसको डिजाइन किया है। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का, चूंकि साफ तौर पर कैसे जब हम बात करते हैं संसद की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए, तो वहां पर जो CISF है उसकी जिम्मेदारी को और बढ़ाया गया है। और नई पोस्टिंग की नीति के साथ साथ कई ऐसे जो चयन के मानदंड हैं वो लागू किए गए हैं। साफ तौर पर 20 मई 2024 की अगर बात की जाए तो चरणबद्ध तरीके से CISF जो है उसे संसद की जो अलग अलग टायर्स ऑफ, जब हम बात करते हैं सुरक्षा है, यानी कि जब हम एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके बैगेज को कैसे चेक किया जाए, इन तमाम अलग अलग स्तरों पर अब उसके जो दायित्व हैं उसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि संसद के परिसर की सुरक्षा का दायित्व पहले ही CISF पर था और इसे बनाना अब उनकी जिम्मेदारी में लगातार आगे आता हुआ। और जो अगली खबर हम लेकर आए हैं वो है महिलाओं को जब कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है तो कैसे महिलाएं अपने आप सेल्फ डिफेंस करके उसका सामना कर सकती हैं। और इसकी एक नज़ीर दिखी है जर्मन दूतावास में, जहां महिलाओं को सिखाए गए हैं आत्मरक्षा के गुण। आपको बता दें कि जर्मन दूतावास में दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई, जिसमें महिला और बच्चे शामिल होते हैं, वहाँ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए हैं। आप तस्वीर के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की नई नई टेक्निक्स महिलाओं को यहाँ बताई गई हैं। बिल्कुल, और क्योंकि बात नई नई टेक्निक्स की हो रही है तो जिस तरह से जो आर्थिक रिपोर्ट आती है हर महीने, जब हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय की, तो अक्टूबर की रिपोर्ट सामने आई। अब उस रिपोर्ट में किस तरह से जब हम महिलाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं, कैसे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि 56% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी है, बढ़ रही है। ऐसे ही अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड में भी हम अलग अलग क्षेत्रों में, जो कि उसके हम कह सकते हैं सब मॉनिटर्ड क्षेत्र हैं, उसमें भी लगातार आप रोजगार के असीम अवसर आते हुए देखेंगे। तो फिलहाल आज न्यूज़पेपर रिव्यू के सेक्शन में इन तमाम पेपर्स में इतना ही, लेकिन आइए अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं प्रेस रिपोर्ट्स के बाद कि आखिरकार पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। जानते हैं कि वर्ल्ड रैप में, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। और जब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर रहे हैं तो रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि संघर्ष खत्म करने की अमेरिका की योजना भविष्य के समझौतों का आधार बन सकती है। पुतिन ने कहा कि रूस तभी हथियार डालेगा जब यूक्रेन की सेना उन क्षेत्रों से पीछे हट जाएगी जिन पर रूस अपना दावा करता है। खबर व्हाइट हाउस से, जिसके पास गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन की जो
माइग्रेशन नीतियां हैं उसका आदेश दिया गया है, यानी कि खासतौर पे इमिग्रेशन को लेकर, और 19 देशों में ग्रीन कार्ड और सभी शरणार्थियों की मंजूरी की अब जांच की जाएगी। वहीं कल घायल हुए नेशनल गार्ड जो हैं उन 2 जवानों में से एक की आज मौत हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 94 हो गया है और 300 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने इमारत का निर्माण करने वाली कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार किया है। खबरें कारोबार जगत से। अब कारोबार जगत की बात करें तो सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए 305 करोड़ रुपए की वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी योजना और स्टार्टअप योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने अपने मासिक इकोनॉमिक रिव्यू में कहा कि महंगाई दर के न्यूनतम स्तर पर रहने, मजबूत ग्रामीण और शहरी मांग और सरकारी पूंजीगत खर्च उस स्तर पर रहने की वजह से बाकी बचे वित्त वर्ष 2026 में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार रहेगी तेज। राजधानी के भारत मंडपम में 14 दिनों तक चला भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हो चुका है। इस दौरान भागीदार राज्य श्रेणी के तहत राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि बिहार ने रजत पदक और उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक हासिल किया। हमारे खेल जगत से देखते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। भारतीय पुरुष टीम अपने घर में होने वाले FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप तमिलनाडु 2025 में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत रोहित की कप्तानी में अपने पहले मुकाबले में चिली से भिड़ेगा। विश्व जूनियर चैंपियनशिप रजत पदक विजेता 16 साल की तन्वी शर्मा ने पूर्व विश्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। 19 वर्ष के मनराज सिंह ने भी HS प्रणॉय को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए मेगा नीलामी नई दिल्ली में हुई। नीलामी में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी, वहीं जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में हासिल किया, वहीं अमेलिया केर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। और आइए बात करते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई। तो वहीं रबी सीजन में अगर बात की जाए गेहूं की बुआई की, उसी के बीच किसानों का ध्यान ऐसी किस्मों पर भी है जो कम पानी में भी अच्छे उत्पादन कर सकें और रोगों का भी मुकाबला किया जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई उन्नत किस्में जिसमें HD 3385, HD 3386 और HD 3388 किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। देखते हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की एक खास रिपोर्ट। मौसम के बदलते मिजाज के बीच किसान गेहूं की ऐसी किस्मों की तलाश में हैं जो कम पानी, कम तापमान और रोगों का सामना कर सके। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा HD 3385, HD 3386 और HD 3388 की है। HD 3385 अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, खासकर भूरे रतवा रोग पर बेहतरीन नियंत्रण, बेहतर दाने और अच्छी उपज के लिए पहचानी जाती है। ये अधिक तापमान में भी अपनी गुणवत्ता बनाए रखती है। इसमें बीज दर बहुत कम लगती है। वहीं HD 3386 को उच्च उत्पादन और जलवायु सहनशीलता के लिए सराहा जा रहा है। ये किस्म गेहूं के पत्ती धब्बा रोग और पीला धब्बा रोग से लड़ने में सक्षम है, जिसकी बदौलत इसकी उपज अधिक होती है। HD 3388 के बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि गेहूं की इस किस्म में गर्मी सहने की क्षमता अधिक है। ये किस्म भी पत्ती रतुआ, धारीदार रतुआ और तना रतुआ जैसे प्रमुख रोगों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। इसे देर से भी बोई जा सकती है। इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आनुवंशिकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर यादव का मानना है कि इनकी अगेती बुआई अधिक लाभकारी है। गेहूं के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन पर असर डालने वाला कारण है वो है फरवरी और मार्च का टेम्परेचर। पर्टिकुलरली मिडल ऑफ मार्च का टेम्परेचर होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है, जो डिसाइड करता है कि पौधे की या फसल की कितनी अवधि रहेगी और जिसके कारण से आपकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
यानी जितने ड्यूरेशन आप अपनी वैरायटी की, किस्म की या फसल की बढ़ाओगे उतनी पैदावार अच्छी आएगी। आप थोड़ा अर्ली सोइंग करें कि अर्ली सोइंग करने से 10 में से 8 साल आपकी पैदावार अच्छी रहेगी। ये नई उन्नत किस्में न सिर्फ किसानों की मेहनत को आसान बना रही हैं, बल्कि मौसमी चुनौतियों के बीच उनकी आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही हैं। आधुनिक वैरायटी, प्रमाणित बीज और सही समय पर बुआई, ये 3 कारक ऐसे हैं जो किसी भी फसल के लिए उसके उत्पादन की सफलता को तय करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे बीज का चयन करें ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। कैमरा पर्सन राइंदर के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कृषि जगत के बाद आइए अब जान लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल। जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए। तो नया सवेरा में वक्त आ गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका और कनाडा में मनाए गए थैंक्सगिविंग उत्सव परेड के रंग बिरंगे मनोरम दृश्यों के साथ। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को नया सवेरा में। तब तक के लिए डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी के साथ मुझे आंचल और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।